13 जून 2025 की रात। आह, वो एक ऐसी रात थी जब घड़ी ने जैसे ही आधी रात पार की, मिडिल ईस्ट में मतलब सब कुछ बदल गया। हाँ बिल्कुल। एक गुप्त मिशन और परमाणु हथियारों का जो शक था वो और गहरा गया, और फिर दो देशों के बीच अचानक जंग छिड़ गई। जिसकी आंच सिर्फ वहीं तक नहीं रुकी, पूरी दुनिया ने महसूस की। आज हम इसी पूरे घटनाक्रम पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर। जरूर। तो बात शुरू होती है इजराइल के एक ऑपरेशन से, काफी हिम्मत वाला और गोपनीय। कोड नेम था मिडनाइट हैमर। मिडनाइट हामा। हाँ, मतलब रात के घने अंधेरे में इजरायली F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स निकले। वो रडार से बचते हुए तेहरान के पास पहुंचे और निशाना ईरान का एक प्रमुख परमाणु स्थल, वो कहते थे कि ये गुप्त था, उस पर सटीक हमला किया गया। इजराइल का तर्क तो ये था कि ये जरूरी था सेल्फ डिफेंस में। उनका कहना था कि ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत करीब था, बस कुछ हफ्ते दूर। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ ईरान का दावा बिल्कुल अलग था। उन्होंने कहा कि ये बिना किसी उकसावे के हमला है और उनका परमाणु कार्यक्रम तो शांतिपूर्ण मकसदों के लिए था। बिल्कुल। यहाँ ये साफ दिखता है कि आजकल की लड़ाइयों में जमीन पर जो होता है उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, मतलब सूचना और दावों की जंग, वो भी कितनी अहम हो जाती है। सही कहा। और ईरान का जवाब वो तो बहुत तेज था। हाँ, बहुत तेज और विनाशकारी। कुछ ही घंटों के अंदर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं तेल अवीव और जेरूसलम की तरफ। और सबसे दुख की बात ये हुई कि आम नागरिक इसकी चपेट में आए। बिल्कुल। एक मिसाइल तो सीधे बेरशेबा के सोरोक अस्पताल पर गिरी, और वो भी बच्चों के वार्ड पर। ओह। हाँ, वहां का मंजर सोचिए। माएं अपने बीमार बच्चों के साथ थीं। एक 9 साल का बच्चा था, अरैद नाम का, मामूली चोट के लिए आया था। और वो इस धमाके में गंभीर रूप से घायल हो गया। ये वाकई दिल दहला देने वाला है। ये जो मानवीय कीमत होती है युद्ध की, वो अक्सर आंकड़ों में कहीं खो जाती है। सही कहा। अरद जैसे बच्चे, उनके परिवार, वही असली भुक्तभोगी होते हैं। और फिर इस मामले में अमेरिका भी कूद पड़ा। हाँ, अमेरिका, जो इजराइल का पुराना साथी है, वो फौरन हरकत में आया। अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स, नेवी की पनडुब्बियां, इन्होंने ईरान के जो ज्ञात मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स थे और कुछ परमाणु ठिकाने, उन पर जवाबी हमले किए। उन्होंने कहा कि ये इजराइल की रक्षा के लिए है और ईरान को और हमले करने से रोकने के लिए। बिल्कुल, ये उनकी आधिकारिक लाइन थी। लेकिन अमेरिका के आने से इजराइल को मदद तो मिली, पर इसने लड़ाई को और बड़ा बनाने का खतरा भी बढ़ा दिया, नहीं? हाँ, ये हमेशा एक बहुत बहुत नाजुक बैलेंस होता है। एक तरफ अपने सहयोगी की मदद करना और दूसरी तरफ कोशिश करना है कि लड़ाई और फैले नहीं। और इसी सब के बीच भारत का एंगल भी सामने आया। हाँ, वो भी एक अहम पहलू था। उस वक्त ईरान में करीब 2000 से ज्यादा भारतीय छात्र थे और कुछ इंजीनियर भी, जो तेल और गैस सेक्टर में काम कर रहे थे। और वो सब वहां फंस गए। हाँ, अचानक जंग छिड़ने से वो वहीं फंस गए, तो उनकी सुरक्षा भारत सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चिंता बन गई। और सरकार ने तेजी से काम किया इस पर। बिल्कुल। फौरन ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया गया। ये आसान नहीं था, एक जटिल बचाव अभियान था। इसमें वायुसेना, नौसेना सब शामिल थे। हाँ, भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्ट प्लेन, नौसेना के जहाज, इनका इस्तेमाल हुआ ताकि इन लोगों को जल्दी और सुरक्षित वहां से निकाला जा सके। ये दिखाता है कि कैसे ऐसे वैश्विक संकटों में देशों को कितनी तेजी से अपने नागरिकों के लिए कदम उठाने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो ये जो एक हफ्ते का भयानक संघर्ष चला, इसके बाद क्या हुआ, नुकसान कितना हुआ और असर क्या पड़े? नतीजे तो बहुत भयानक थे। सिर्फ 7 दिनों में 900 से ज्यादा मौतें हुई, हजारों लोग घायल हुए। इसमें दोनों तरफ के सैनिक भी थे और बड़ी संख्या में आम लोग भी। 900 मौतें सिर्फ एक हफ्ते में? हाँ, लेकिन तबाही सिर्फ जानमाल तक नहीं रुकी। इसका जो आर्थिक असर था वो एक सुनामी जैसा था। हाँ, अर्थव्यवस्था पर तो जैसे भूचाल आ गया होगा। कच्चे तेल की कीमतें रातों रात आसमान पर पहुंच गईं और सबसे बड़ी चिंता बन गई हॉर्मुज़ जल डमरूमद। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। हाँ, वो संकरा समुद्री रास्ता जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है, वो लगभग बंद हो गया। और उसके बंद होने का मतलब है कि पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन पर असर। बिल्कुल, वो ठप पड़ गई। ये एक बड़ा सबक था कि कैसे एक क्षेत्रीय लड़ाई पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। शिपिंग रूट रुक गए, स्टॉक मार्केट गिर गए। और महंगाई बढ़ने का खतरा। हाँ, पूरी दुनिया में। ये दिखाता है कि हमारी दुनिया कितनी जुड़ी हुई है और कितनी नाजुक भी। एक जगह कुछ होता है तो उसकी लहरें हर तरफ महसूस होती हैं। तो अभी क्या स्थिति है? क्या लड़ाई रुकी है? अमेरिका ने एक सीज फायर, मतलब युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा है। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि ईरान,
जिसने शुरू में इतनी तीखी प्रतिक्रिया दी थी, उसने इस प्रस्ताव को मान लिया है। मान लिया है? क्यों? शायद भारी नुकसान हुआ और अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ रहा था। लेकिन इजराइल की तरफ से अभी चुप्पी है। उन्होंने न हाँ कहा है न ना। बिल्कुल। ये चुप्पी तो और ज्यादा अनिश्चितता पैदा करती है। तो सवाल वही है, क्या ये भयानक हफ्ता इस जंग का अंत था या सिर्फ एक ठहराव? या फिर किसी और, शायद इससे भी ज्यादा विनाशकारी दौर की शुरुआत? ये अभी कहना मुश्किल है। और अगर हम थोड़ा पीछे हटकर सोचें तो ये सिर्फ इजराइल और ईरान की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह से पूरी इंसानियत के लिए एक आईना है। युद्ध की जो गूंज होती है वो सिर्फ जंग के मैदान या डिप्लोमेटिक मीटिंग्स तक नहीं रहती। सही कहा। वो गूंज तो उन माँओं के आंसुओं में सुनाई देती है जिनके बच्चे अरथ की तरह घायल हुए, उन नौजवानों के टूटे सपनों में दिखती है, और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर जो बोझ पड़ता है उसमें महसूस होती है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल मन में आता है, शायद हमारे श्रोताओं के लिए भी सोचने की बात है। हाँ, कैसे आज की इस कनेक्टेड दुनिया में एक जगह का, कहने को तो क्षेत्रीय संघर्ष, हजारों मील दूर बैठे लोगों की रोज की जिंदगी पर, उनके घर के बजट पर, हाँ, उनके भविष्य की योजनाओं पर इतना गहरा और अचानक असर डाल सकता है। ये सच में हमें हमारी जो साझा वैश्विक किस्मत है उसके बारे में सोचने पर मजबूर करता है कि हम सब कितने जुड़े हुए हैं, चाहे हमें पता हो या ना हो।